हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 4 एंड क्लास 5। यहाँ पे आपका एक कंपाइलर जो है, जो वीडियो का कंपाइलर है, यह जो है कंबाइंड में है, क्योंकि आप लोग का जेंडर का जो चैप्टर है या इस ग्रामर के जो भी पोर्शन है वह साथ साथ चल रहे हैं। उसमें चैप्टर में कोई चेंजिंग नहीं है, तो इसलिए हम दोनों लोग का वीडियो एक साथ दोनों क्लास का बना रहे हैं। इसको आप लोग देख लीजिएगा। कुछ चेंजेज अगर होगा तो उसको हम अलग से दे देंगे। तो देखिए, जेंडर में कल हम आपको जो बताए थे उसके विषय में कल आपको जो जैसा बताया गया था कि जेंडर आपका हिंदी में दो होते हैं, अर्थात पुल्लिंग जो लिंग होता है, लिंग का निर्धारण हम जो करते हैं किसी में, वो आपका दो प्रकार से करते हैं, पुल्लिंग में और एक स्त्रीलिंग में, जिसको आपने इसका इंग्लिश वर्जन जो आपने देखा कि मस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर होता है। तो मस्कुलिन जेंडर की जब बात हो रही थी, पुल्लिंग की बात हो रही थी, तो वहाँ पे आपका जो बताया गया था कि जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। और जो फेमिनिन जेंडर था, जो महिला जाति का बोध कराते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। ऐसी बातों का जो हम आपको जो है ज्ञान कराए थे। तो यहाँ पे कुछ बताया गया था। उसके बाद इसमें हम आपको बताए थे कि इनकी जो पहचान होती है, जैसे सभी संज्ञा शब्दों का कोई न कोई लिंग अवश्य होता है, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव हो, इसको हम बताए थे आपको। उसके बाद लिंग की जब आपको पहचान करनी होगी, यहाँ तक का डिस्कशन हो गया था। इसके बाद देखिए, लिंग की जब आपको पहचान करनी होगी, आइडेंटिफाई ऑफ जेंडर जब पहचानना होगा, अर्थात लिंग हमको कैसे पहचानना है, तो उसके विषय में यह बताया गया कि संज्ञा शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है प्राणीवाचक और एक होता है अप्राणीवाचक। तो यहाँ पे देखिए, प्राणीवाचक कहने का तात्पर्य है कि जिसमें होता है आपका जीव होते हैं उसे हम प्राणीवाचक कहते हैं, और अप्राणीवाचक जो होते हैं अर्थात जिसमें जो है जीव नहीं होता, अर्थात निर्जीव जो संज्ञा शब्द होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अप्राणीवाचक कहते हैं। तो यहाँ देखिए जो लिखा हुआ है कि प्राणीवाचक शब्दों का लिंग जो है, प्राणीवाचक शब्दों का लिंग पहचानना कठिन नहीं है। यदि वे पुरुष का बोध कराते हैं तो प्रायः पुल्लिंग, और यदि स्त्री जाति का बोध कराते हैं तो प्रायः स्त्रीलिंग माने जाते हैं। इनका कहने का मतलब यह है कि जहाँ पे आप जो है प्राणीवाचक अर्थात जो जीवित वस्तुएं हैं, अगर उनके विषय में अगर आप बात करें तो वहाँ पे आपको पहचानने में कोई समस्या नहीं होती है। क्योंकि अगर जो प्राणीवाचक है अर्थात जो जीवित व्यक्ति है, जीवित वस्तु है, पशु पक्षी हैं या मनुष्य है, अगर वो जीवित है तो जीवित में आप पुरुष और महिला का निर्धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर जो अप्राणीवाचक हैं अर्थात पेड़ पौधे जो मृत पेड़ पौधे हैं या लकड़ी के चेयर हो गया, तो अप्राणीवाचक शब्दों का लिंग पहचानने में थोड़ी सी समस्या होती है। तो यहाँ पे बताया गया कि नियमों के कुछ अपवाद हैं। कुछ प्राणीवाचक शब्द सदा पुल्लिंग में रहते हैं, वे सदा कुछ और सदा स्त्रीलिंग में। तो यहाँ पे यह बताया गया कि देखिए कि कुछ प्राणीवाचक शब्द जो होते हैं कि हमेशा ये पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं, इनका हम स्त्रीलिंग में प्रयोग नहीं करते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं, जिनका पुल्लिंग जो है होता नहीं। इसमें देखिए आपका लिखा हुआ है, इसको देख लीजिए। यहाँ पे जैसे नित्य जो पुल्लिंग शब्द हैं आपके कौन से हैं, गरुड़, बाज, तोता, चीता, मच्छर, उल्लू, कछुआ, खटमल और बिच्छू, ये सब चीज़ें क्या हैं, नित्य पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। इनका स्त्रीलिंग शब्द नहीं बनता। इसी प्रकार जो नित्य स्त्रीलिंग शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जैसे मक्खी, मैना, मछली, कोयल, चील, छिपकली, मकड़ी, गिलहरी आदि, ये जो होते हैं आपके नित्य स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। छिपकली का जो है कोई आपका फीमेल जो है अर्थात मेल में पुल्लिंग शब्द नहीं बनता है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका आगे लिखा हुआ है कि लिंग की पहचान करने में वास्तविक समस्या उन संज्ञा शब्दों में आती है जो प्राणीवाचक नहीं होते हैं, अर्थात जो न तो नर होते हैं और न मादा होते हैं। अर्थात यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि जैसे मेज, कुर्सी है, आकाश हो गया, चित्र हो गया, इन शब्दों का अगर आपको लिंग पहचानना होता है वहाँ पे समस्या होती है। क्योंकि अगर यह नर नहीं है, मादा नहीं है, अर्थात न तो मनुष्य की श्रेणी में आते हैं, न तो महिला की श्रेणी में आते हैं, पुरुष की श्रेणी में, तो थोड़ा सा समस्या होती है। इसके लिए देखिए पुल्लिंग की पहचान करने के कुछ नियम बनाया गया, और इसी प्रकार से स्त्रीलिंग का पहचान करने के लिए कुछ नियम बनाया गया। तो उस नियम के विषय में आप देख लीजिए। जैसे पुल्लिंग की पहचान आप कैसे करते हैं, तो यहाँ पे देखिए जब आप पुल्लिंग की पहचान करते हैं तो अर्थात जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसका जो नियम बताया गया, पहला
उसमें यह कहा था कि अकारांत जो तत्सम संज्ञाएं होती हैं वो पुल्लिंग होती हैं। पहला जो बताया गया कि अकारांत तत्सम संज्ञाएं जो होती हैं वे पुल्लिंग होती हैं, जैसे तन, मन, धन, वन, उपवन, आचरण, नाटक, पत्र, मित्र और चित्र, पुष्प आदि। अब यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि अकारांत संज्ञाएं, तत्सम संज्ञाएं। तो अकारांत तत्सम संज्ञा कहने का तात्पर्य हुआ कि ऐसे शब्द जिनके अंत में अकारांत अर्थात जिसके अंत में अ होता है। तो यहाँ पे आप यह समझिए कि अकारांत कहने का तात्पर्य होता है कि ऐसे शब्द जिनके अंत में अ होता है। अब ऐसे तो आप यह जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन में स्वर छिपा रहता है। तो अगर इसे बुक से आपकी बात करें, जैसे तन हो गया, तो इस तन में आपका देखेंगे अंतिम जो वर्ण है आपका न है। इस न में आपका जो है अ स्वर छिपा हुआ है। तो इसे हम क्या कहते हैं, तन का जो न है यही आपका अकारांत कहा जाता है। अर्थात यहाँ पे अगर जो है, अगर यहाँ पे तन में न में अभी आपका केवल स्वर है तो यहाँ पे इसको अकारांत कहा जाएगा। अगर हमने तना लिख दिया तो यह न में आ की मात्रा लग गई तो यह आकारांत शब्द कहा जाएगा, लता के समान, जैसे लता रूप चलता है। उसी प्रकार आपका अगर हम तना में यहाँ पे तनी लिख दिए तो यह आपका क्या हो जाएगा, इकारांत शब्द हो जाएगा। और अगर हम तनु के न में नू लगा दिए तो यह आपका उकारांत शब्द हो जाएगा। अर्थात जो अकारांत, इकारांत और उकारांत का हम जो निर्धारण करते हैं वह शब्द का जो अंतिम अक्षर होता है उस अंतिम अक्षर के छिपे हुए स्वर के आधार पे हम करते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ें बताई गई हैं कि अ से अंत होने वाले हिंदी के तद्भव शब्द भी प्रायः पुल्लिंग में होते हैं। एक बताया गया कि अकारांत में आपका तत्सम संज्ञा जो संस्कृत के शब्द होते हैं वे आपके पुल्लिंग में होते हैं। दूसरा बताया गया कि अ से अंत होने वाले हिंदी के जो तद्भव शब्द होते हैं वे प्रायः पुल्लिंग में होते हैं, जैसे मेज, जंगल, घर, आग और आम, दूध इत्यादि। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए कुछ बताया गया कि देशों के नाम, पर्वतों, दिनों, महान ग्रंथों के नाम भी इसमें देखिए बताया गया कि देश, पर्वत, दिन, महीनों, ग्रहों, महाद्वीपों, अनाजों, रत्नों, धातुओं के जो नाम होते हैं सदैव पुल्लिंग में होते हैं। यहाँ पे ये देखिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए जैसे महाद्वीपों का नाम, तो अब आपका जो कॉन्टिनेंटल है अर्थात जो महाद्वीप हैं, जैसे एशिया हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, अमेरिका महाद्वीप हो गया, दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका हो गया, जो कॉन्टिनेंटल अर्थात जो द्वीप हैं, जो द्वीप है उनके नाम सदैव क्या होते हैं, पुल्लिंग में होते हैं। इसी प्रकार से अनाजों के नाम जो होते हैं, जो आप गेहूँ, चावल, अनाज, हाँ, गेहूँ, चावल, जौ, चना, मटर आदि का जो उपयोग करते हैं इनका नाम पुल्लिंग में होता है। अपवाद में देखिए ज्वार और अरहर है और मक्का है, ये जो आपके स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। इसी प्रकार रत्नों के नाम जो होते हैं, हीरा, पन्ना, पुखराज वगैरह, इनका नाम भी क्या होता है, पुल्लिंग में होता है। धातुओं के नाम, देशों के नाम, पर्वतों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम और ग्रहों के नाम, इन सब के नाम सदैव क्या होते हैं, पुल्लिंग में होते हैं। अब आगे देखिए जो लिखा हुआ है कि वर्णमाला, वर्णमाला के अक्षर पुल्लिंग होते हैं। अर्थात यहाँ इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है कि वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं वे क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अर्थात जो क वर्ग हो गया, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग हो गया और आ, उ और बड़ा उ हो गया, ये आपके, लेकिन अपवाद में देखिए ई और छोटी री, ये आपके क्या हैं, स्त्रीलिंग हैं। उसके बाद देखिए शरीर के कुछ अंग जो होते हैं वे पुल्लिंग में होते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। शरीर के कुछ अंग जैसे सिर, मस्तक, कान और मुंह, गला, हाथ, पैर, ये हमेशा आपके क्या होते हैं, पुल्लिंग में होते हैं। तो इस तरह से आज जेंडर में आपने पुल्लिंग की पहचान को देखा। कल हम आपको जो है स्त्रीलिंग की कैसे पहचान होती है, उसके बाद लिंग का परिवर्तन कैसे होता है, चेंज ऑफ द जेंडर कैसे होता है, इसके विषय में हम आपको बताएंगे, फिर एक्सरसाइज बताएंगे। ओके बच्चों, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।